तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज ग्लेशियर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। अभी तक लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ग्लेशियर का इरोजनल लैंडफॉर्म्स मतलब ग्लेशियर जब मूव करता है तो सरफेस में कैसे कैसे इरोजनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म करता है। अब क्या है, ग्लेशियर जो है आफ्टर मूवमेंट वो क्या होता है, वो जब निचली घाटियों में पहुंच जाता है तो वो डिपोजिशनल वर्क शुरू करता है। डिपोजिशनल वर्क का मतलब होता है कि कुछ भी चीज को डिपॉजिट करना, मतलब जमा कर देना। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम हिंदी में कहेंगे निक्षेपण कार्य। ठीक है ना, निक्षेपण का मतलब होता है कुछ भी चीज को जमा कर देना, डिपॉजिट कर देना। ठीक है, तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स तो मतलब कि अब ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर जो है वो मूव करके आ रहा है एंड जैसे ही वो पहाड़ के निचले हिस्से में आता है, क्या होता है कि वो पिघलने लगता है। और या तो नहीं भी पिघलता है, लेकिन वो क्या करता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा ढलान नहीं मिलता है, क्योंकि अगर पहाड़ की चोटी पर रहता है तो उसे बहुत ज्यादा ढलान मिलता है, इसलिए ग्लेशियर मूव करने लगता है। लेकिन जैसे जैसे पहाड़ के निचले हिस्से में आता है ढलान कम होती जाती है, और ढलान कम होने के कारण क्या होता है कि जो ग्लेशियर है वो मूव नहीं कर पाता है, क्योंकि ढलान कम है और ग्लेशियर बहुत ठोस चीज है। उसको मूव होने के लिए आपका ये चाहिए, एलिवेशन चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका ग्लेशियर जो है वो डिपोजिशन वर्क करना शुरू कर देता है। तो डिपोजिशनल वर्क में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट जो स्लाइड अगर हम देखें, डिपोजिशनल वर्क में सबसे इम्पोर्टेंट जो डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं उनको हम कहते हैं मोरेन्स। मोरेन्स क्या होता है, मोरेन्स जो होता है वो ग्लेशियल आइस होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये जो आइस है ये बिल्कुल फैला हुआ है, बहुत बड़े एरिया में वो फैला हुआ है, तो इनको हम कहते हैं मोरेन्स। ठीक है, और ये क्या होता है, ये जब जैसे कि अगर गर्मी बढ़ जाती है हल्की सी तो ये पिघल भी जाता है, और इसमें चिपके हुए जितने भी सैंड पार्टिकल्स हैं या आपका बोल्डर्स हैं वो वहीं पर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि मोरेन्स क्या होता है। ठीक है, मोरेन्स कहते हैं इसको, इस तरह से जो फैला हुआ ग्लेशियर है। ठीक है, अभी अभी ये बर्फ है, फैली हुई बर्फ। ठीक है, उसको हम कहते हैं मोरेन्स। तो मोरेन्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो पहला टाइप का मोरेन है लैटरल मोरेन्स। लैटरल मोरेन्स जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो कि जो किनारों में जो डिपोजिशन हुआ है, ये जो आपको किनारे में जो आपको डिपोजिशंस दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं लैटरल मोरेन्स, मतलब किनारे में। इसमें लिखा भी है lateral moraines are parallel ridges of debris deposited along the sides of glacier। मतलब ग्लेशियर जो है इसके साइड्स में जब डिपोजिशन होता है तो यहाँ पर ये सारे लैटरल मोरेन्स कहलाते हैं, किनारे में। ठीक है, उसके बाद है मीडियल मोरेन्स। मीडियल मोरेन्स क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो मीडियल मतलब कि बीच वाला। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इधर से जो आपका ग्लेशियर है वो फ्लो हो रहा है, इधर से आपका दूसरा ग्लेशियर फ्लो हो रहा है, दोनों मिल रहे हैं एक जगह। तो मिलने से क्या हो रहा है, वो बीच में एक मोरेन, मतलब बीच में अपना जो भी साथ में लेके आए हैं डिपोजिशन या सेडिमेंट्स, उसको वो बीच में डिपॉजिट करते रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं मीडियल मोरेन। यहाँ भी आप देख रहे हो कि इधर से भी दो ग्लेशियर मिले होंगे और दोनों एक साथ फ्लो होने लगे। एक साथ फ्लो होने से क्या हुआ, दोनों का किनारा है, दोनों किनारा मिल गया और वो बीच में हो गया। तो वो बीच में जब इस तरह से बन जाता है तो हम उसको कहते हैं मीडियल मोरेन्स। ठीक है, उसके बाद है टर्मिनल मोरेन्स। टर्मिनल मोरेन्स का मतलब है यहाँ जो आपका है, यहाँ देखिए टर्मिनस ऑफ ग्लेशियर, मतलब यहाँ टर्मिनल मोरेन बन रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब कुछ जो ग्लेशियर है वो अपने साथ लेके आया और यहाँ पर वो उसने डिपॉजिट कर दिया बिल्कुल लास्ट में। मतलब आप कह सकते हो कि बिल्कुल अब ग्लेशियर का जो स्लोप है
वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है और वो ग्लेशियर आगे नहीं बढ़ सकता है, तो वहां ही पर जो डिपोजिशन है वो डिपोजिशन उसने कर दिया। तो ये जो इस तरह से आप देख रहे हो, दिस इज नोन एज टर्मिनल मोरेन्स। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो नेक्स्ट इज ग्राउंड मोरेन्स। ग्राउंड मोरेन्स क्या है कि टर्मिनल मोरेन्स जो है वो ताजा सेडिमेंट्स जो है वो जमा होते हैं, तो उसको टर्मिनल मोरेन कहते हैं। और वही मोरेन्स जब नीचे की ओर दबते जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम ग्राउंड मोरेन्स कहते हैं। इवन जब हम इस ग्लेशियर की भी बात करें तो ये ग्लेशियर क्या है, ये ग्लेशियर मूव हो रहा है, लेकिन मान लीजिए थोड़ी सी गर्मी हुई, हल्का सा ग्लेशियर जो है वो पिघल गया, तो ग्लेशियर जो है वो मूव नहीं कर पा रहा है और उसके साथ लाए गए जितने भी डिपॉजिशंस हैं, जो भी सेडिमेंट्स हैं, वो क्या हो रहा है, उसके बेस पर ही जम जा रहे हैं, मतलब बेस पर ही जमा हो जा रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ग्राउंड मोरेन्स, मतलब कि निचले भाग में जब मोरेन्स या जो भी सेडिमेंट्स हैं वो जमा हो जाते हैं, तो हम उसे कहते हैं ग्राउंड मोरेन्स। ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ मोरेन्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स जो ग्लेशियर का डिपोजिशनल फीचर्स होता है वो होता है मोरेन्स। ठीक है, मोरेन्स ही ज्यादातर आपको दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे जैसे ग्लेशियर आगे बढ़ने लगता है, मतलब आफ्टर टर्मिनल मोरेन्स क्या होता है, हमने कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर भी देखा है। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर में क्या होता है, जो आपका आइस है या जो भी आपका मूविंग आइस है वो जा करके कॉन्टिनेंट में पूरा फैल जाता है। तो उस तरह से जब वहां पर फैल जाता है तब क्या होता है, उस कंडीशन में और भी तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो ये तो मोरेन है, जब ये वैली से होके गुजर रहा है तब मोरेन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये वैली आपको दिख रही है, तो वैली से होके गुजर, जब वैली के बाद जब इस पोर्शन में जब ग्लेशियर आ जाता है और तब भी हल्का फुल्का ग्लेशियर जब मूव करता है, तो उस समय भी बहुत सारे लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। तो उसको हम देखेंगे। तो इसको हम कहते हैं ड्रमलिन्स। ड्रमलिन्स, ठीक है, ड्रमलिन्स। ड्रमलिन्स क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो इस डायग्राम में, यहाँ पर ये जो डायग्राम है ग्लेशियर द्वारा लाए गए जो सेडिमेंट्स है वो जमा हो गए यहाँ पर, और वो एक इस तरह का शेप बनाए हैं, मतलब जमा होते होते वो इतना इस तरह का शेप बना दिए हैं। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि बहुत ज्यादा ग्लेशियर फ्लो हुआ, ठीक है, बहुत ज्यादा ग्लेशियर फ्लो हुआ, तो आप देख रहे हो कि यहाँ लिखा है मूवमेंट ऑफ आइस, तो मतलब इस डायरेक्शन में आइस का मूवमेंट हो रहा है। और यहाँ पर आपका सेडिमेंट्स का एक छोटा सा टीला बन गया है, ठीक है, छोटा सा पहाड़ बन गया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर अब इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर जब बर्फ जम जाती है या फिर इसी के ऊपर अगेन एंड अगेन बर्फ का जमा होते रहता है, तो पहले ये छोटा सा रहता है, फिर ये बड़ा होते जाता है। ठीक है, तो इस तरह का शेप को हम कहते हैं ड्रमलिन्स। ठीक है, ड्रमलिन्स कहते हैं। मतलब ये क्या होता है कि ये डिपोजिशनल फीचर्स है। मान लीजिए कि ये नहीं भी बना है, मान लीजिए ग्लेशियर के रास्ते में कोई मतलब रुकावट आ गई, जैसे कि छोटा सा चट्टान आ गया, तो क्या होता है कि ग्लेशियर उसके ऊपर अपना डिपॉजिट, क्योंकि ग्लेशियर मूव नहीं कर सकता है, ग्लेशियर के पास स्लोप नहीं है, तो क्या होता है वो उसी के ऊपर जमा करने लगता है सब कुछ। और जब ग्लेशियर पिघल जाता है तो सिर्फ ये बच जाता है, मतलब उसके द्वारा लाए गए जो सेडिमेंट्स हैं वो बच जाते हैं, जो कि इस तरह का शेप ले लेते हैं। तो इस तरह के शेप में जब जमाव होता है तब हम उसे कहते हैं ड्रमलिन्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको दिखाया है कि कैसे यहाँ पर ऑलरेडी कुछ मतलब बोल्डर्स थे जो कि ऑलरेडी थे, और उसके ऊपर आइस ऐसे मूव कर रहा है, एंड आइस मूव करने के कारण व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पर और भी मतलब डिपोजिशन हो जाना है और इस तरह से उसका शेप दिख रहा है। ठीक है, दिस इज द वे ड्रमलिन का फॉर्मेशन होता है। अब हम ये जितने भी फॉर्मेशन हो रहे हैं, ये जितने भी फॉर्मेशन हो रहे हैं ये ग्लेशियर के मूवमेंट के बाद हो रहे हैं, मतलब ग्लेशियर के मूवमेंट से ही हो रहे हैं। लेकिन जब ग्लेशियर बिल्कुल ही कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर बन जाता है तो वो क्या होता है, पिघलने लगता है पूरी तरह से।
और पिघलने के कारण वो ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनाता है। ग्लेशियो फ्लूवियल का मतलब है कि ग्लेशियर जो है वो क्या हो गया, जैसे ही वो कॉन्टिनेंट्स के में पहुंचा या कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर में पहुंचा या आप कह सकते हो कि समुद्र तट के पास पहुंचा, तो वो पिघल जाता है। और पिघलने से क्या होता है, वो वाटर फॉर्म में हो जाता है। लेकिन बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ ग्लेशियर, तो हम इसको ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका इस तरह के लैंडफॉर्म्स जब होते हैं तो इसमें कौन कौन से मतलब ग्लेशियर मेनली मेल्ट होना शुरू हो जाता है। क्यों मेल्ट होना शुरू होता है? क्योंकि उस जगह पर टेम्परेचर जैसे हम जैसे जैसे पहाड़ की ऊंचाई पर जाते हैं, टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है, -डिग्री पर जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम प्लेन एरिया में आते हैं, व्हाट इज हैपनिंग, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि सन जो है वो डायरेक्टली सरफेस पर पड़ रहा है, मतलब उसको कोई वो स्लोप पर नहीं पड़ रहा है। तो जब एक मैदान पर डायरेक्टली सन रेज पड़ता है तो वहां पर आइस मेल्ट हो जाता है, और आइस मेल्ट होने के कारण ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स में हम देखते हैं इतने सारे लैंडफॉर्म्स है, जैसे कि फर्स्ट इज एस्कर्स। एस्कर्स क्या होता है? आप यहाँ पर डायग्राम से देख सकते हैं कि एस्कर्स इस तरह से मतलब एक लंबी सी इलोंगेटेड नैरो रिज है। ठीक है, ये क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा इसको आगे देखें तो एस्कस है अ लॉन्ग नैरो वाइडनिंग रिज कंपोज्ड ऑफ stratified sand gravel deposited by a subglacial melt water stream। मतलब इसका कहने का मतलब वेरी सिंपल। ठीक है, इसका एक मिनट, सॉरी, हाँ, एस्कस आप देख रहे हो, जैसे डायग्राम में देख रहे हो कि क्या होता है कि जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होते होते क्या हो रहा है, पूरी तरह से मेल्ट हो रहा है। और जब ये मेल्ट हो रहा है तो ये नदी का एक धारा के जैसे बह रहा है। और उसी धारा में क्या होता है, पहले तो वो ग्लेशियर था, ठीक है, फिर ग्लेशियर से धीरे धीरे मेल्ट होते होते वो आगे बढ़ रहा है। अब ग्लेशियर था, इसका मतलब उसमें सेडिमेंट्स थे। ठीक है, वो सेडिमेंट्स क्या हो गए, उसी डायरेक्शन में, उसी फ्लो में जा करके डिपॉजिट हो गए। तो ये इसलिए इलोंगेटेड नैरो, मतलब नैरो डिपोजिशन हो रहा है, मतलब लंबा डिपोजिशन, मतलब लंबा मतलब लाइन लाइन जैसे नदियां होती हैं उस तरह से डिपोजिशन भी होते जाता है, तो उसको हम कहते हैं एस्कर्स। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट इज केम्स। केम्स क्या है, यहाँ पर आप देख लो, केम्स छोटे छोटे हिल हैं, ठीक है, इरेगुलर हिल हैं। और ये भी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर ग्लेशियर आया, ठीक है, एक ही बार में आया तो वहां पर डिपोजिशन हो गया, फिर आगे गया तो छोटा डिपोजिशन, मतलब छोटे छोटे सैंड के हिल्स बन जाते हैं, बहुत छोटे साइज के सैंड के हिल्स बन जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं केम्स। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, अच्छा, इसके पहले टिल बनता है, टिल के बाद केम्स बनता है, सॉरी। तो टिल जो है वो क्या होता है, टिल में जो ये जो है केम्स, उसका साइज थोड़ा कम होता है, मतलब वो हाइट में कम होता है, जबकि टिल का साइज थोड़ा बड़ा होता है। ये भी इसी तरह बनते हैं, जब ग्लेशियर आता है और किसी एक जगह पर उसे कोई रुकावट मिल जाती है या कुछ मतलब बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, तो वहां पर ग्लेशियर जो है वो अपना डिपोजिशन कर देता है और वो मेल्ट हो जाता है, तो वो टिल इस तरह से बन जाता है, मतलब थोड़ा सा ऊंचा आपका सेडिमेंट्स का हिल कह सकते हैं, स्मॉल हिल। और केम का साइज उससे थोड़ा छोटा होता है, तो पहले टिल बनता है देन केम बनता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका लैंडफॉर्म है जो ग्लेशियो फ्लूवियल है वो है केटल लेक। केटल लेक जो होता है, क्या होता है कि जब आपका ग्लेशियर के रास्ते में कुछ ऐसा भी एरिया होता है जो कि घुलनशील होता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन वहां पर जो भी अगर आइस मेल्ट हो जाता है तो वो डिसॉल्व भी हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि वहां पर आपका मतलब छोटे छोटे लेक्स बन जाते हैं, इसलिए केटल लेक बोलते हैं उसको। ठीक है, केटल लेक बोलते हैं। उसके बाद ये ड्रमलिन्स तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद है आउट वॉश प्लेन। ठीक है, आउट वॉश प्लेन क्या होता है,
आउटवॉश प्लेन जो होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि मतलब पूरा जो है ग्लेशियर जो मेल्ट हो गया है और उसके मेल्ट होने से वहां पर महीन डिपोजिशन हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मतलब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपका जो ग्लेशियर जो नदी के रूप में बह के आ रहा है, वो क्या हो रहा है कि बहुत बड़े एरिया में इस तरह से रेडियल पैटर्न में फैल जा रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये पिघल गया तो वहां पर क्या हो गया, जो भी वो सेडिमेंट्स लेके आया था वो वहां डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका आउटवॉश प्लेन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ हम थोड़ा देखेंगे, यहाँ देखिए केम जो है वो क्या होता है। केम अभी मैंने बताया कि केम जो है इरेगुलर शेप्ड हिल होता है, हिल या माउंड होता है जो कि सैंड और ग्रेवल से बनता है। ठीक है, और उसके जगह पर टिल क्या होता है, टिल जो है, टिल इज डिराइव फ्रॉम द इरोजन एंड एंटरटेनमेंट ऑफ मटेरियल बाय द मूविंग, मतलब वही चीज है। ये दोनों पहले टिल फॉर्मेशन को मैं, अच्छा इसको मैं पहले रखना चाहिए मुझे। ठीक है, टिल जो है वो पहले फॉर्म होगा, देन केम विल फॉर्म, और उसी के बीच में एस्कर्स विल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज केटल। केटल जो है डिप्रेशन होल होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि डिप्रेशन, अच्छा ये आपका कैसे बनता है। अच्छा, ये डिप्रेशन होल जो बनते हैं, ये यहाँ पर अगर आप देखोगे टर्मिनल मोरेन्स हैं। ठीक है, टर्मिनल मोरेन्स क्या होते हैं, ये जो मोरेन है, सॉरी ये जो ग्लेशियर है, ये टर्मिनल मोरेन्स को हमेशा मूव करते रहते हैं। इसलिए आप यहाँ पर एक चीज देखोगे कि यहाँ पर एक टर्मिनल मोरेन है, फिर यहाँ पर दूसरा भी एक टर्मिनल मोरेन है, फिर यहाँ तीसरा भी टर्मिनल मोरेन है। मतलब पहले क्या था कि ग्लेशियर ने हो सकता है कि यहाँ पर सबसे पहले डिपोजिशन किया, लेकिन उसमें ग्लेशियर का अमाउंट कम हो गया तो उसने यहाँ डिपोजिशन किया। फिर अगेन थोड़ा सा ग्लेशियर जो है उसका अमाउंट कम हो गया तो उसने यहाँ डिपोजिशन किया। लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभी ग्लेशियर का फ्लो बहुत ज्यादा होता है और उसके बाद आपका ये जो टर्मिनल मोरेन है, इसके भी आगे आपका टर्मिनल मोरेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या होता है, टर्मिनल मोरेन जो है वो कभी फिक्स नहीं रहते हैं, वो हमेशा या तो ग्लेशियर के द्वारा आगे की ओर ढकेल दिए जाते हैं या कभी कभी वो पीछे की ओर भी आ जाता है। तो इस तरह से आपका मतलब कि टर्मिनल मोरेन्स जो है वो हमेशा आगे की ओर घसक जाते हैं या फिर पीछे की ओर घसक जाते हैं। तो ये कैसे घसकते हैं, ये ग्लेशियर के द्वारा घसकते हैं। कभी कभी ग्लेशियर की मात्रा ज्यादा होती है तो ये आगे की ओर मूव कर जाते हैं, और कभी कभी ये पीछे की ओर रहती, मतलब कम ग्लेशियर का फ्लो होता है तो वो पीछे ही रह जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो सरफेस है वहां पर हमेशा इरोजन वर्क होता रहता है, और वो क्या होता है यहाँ पर मतलब कि गड्ढे बन जाते हैं इसके आगे पीछे होने से, और वहीं पर टर्मिनल मतलब छोटे छोटे गड्ढों में ही, दैट इज नोन एज केटल। ठीक है, तो केटल में जा करके यहाँ पर केटल बन जाता है। ठीक है, और केटल में पानी जमा हो जाता है। तो इस तरह से आपके दीज आर द डिपोजिशनल फीचर्स या लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय द ग्लेशियर। तो अभी ये जब आपका एग्जाम होगा तो आपको दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आ सकता है कि व्हाट आर द इरोजनल लैंड फॉर्म्स ऑफ ग्लेशियर, तो जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, दोज आर ऑल इरोजनल लैंड फॉर्म्स। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स ऑफ ग्लेशियर। तो डिपोजिशनल वाले में आज जो मैंने क्लास लिया उसका वो आप लिखोगे, मतलब वो सारे लैंड फॉर्म्स के बारे में लिखोगे। ठीक है, और अभी आपको मैं और एक चीज बता दूं कि अभी ये जितना भी लिखा हुआ है ये सब इंग्लिश में है, लेकिन आपको बुक में हिंदी में मिल जाएगा। तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैंने स्लाइड आपको इंग्लिश में दिया है। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, जितने भी डायग्राम्स हैं, ठीक है, उसमें जो आप लेवलिंग करते हो, ठीक है, वो आप इंग्लिश में लिखो। क्योंकि हिंदी में बहुत बार क्या होता है कि आपको याद नहीं रहता है, आप भूल जाते हो, लेकिन इंग्लिश में वो याद रहता है। और आप ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आप मतलब टर्म्स जो है वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आप हिंदी में ही लिखना है।
जैसे कि अगर आप मोरेन्स के बारे में लिख रहे हो तो ठीक है, मोरेन्स ही लिख सकते हो, उसके बाद आप हिंदी में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप टर्म्स जो है वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपको मैं अभी बता दे रही हूँ। और जितने भी डायग्राम्स है, जैसे कि इसमें मैंने डायग्राम्स दिखाए हैं, तो जो आपको इजी लगे डायग्राम, आप ये वाले डायग्राम्स बना सकते हो। आपको हमेशा पेंसिल यूज करना है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप कलर करो, ठीक है। तो आपको हमेशा पेंसिल यूज करना है, और डायग्राम्स आप जहाँ से भी, जो भी आपको डायग्राम्स जो आप बना सकते हैं उसको बनाइए, ठीक है। और उसके बाद अपना नोट्स बनाइए, और नोट्स में भी आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे कि व्हाट आर मोरेन्स, ठीक है, तो ओनली मोरेन्स के बारे में पूछ लिया, या फिर व्हाट आर लैटरल मोरेन्स, उसके बारे में सिर्फ पूछ लिया। तो इस तरह से आपका मतलब क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा इतना ही है आपका, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो दीज आर द डिपोजिशनल फीचर्स। अब आप कुछ भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, यू कैन क्वेश्चन मी, नाउ यू आर अलाउड टू क्वेश्चन।